अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पुक्सीनिया। पुक्सीनिया जिसको हम रस्ट फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। पुक्सीनिया को हम रस्ट फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जीनस है किसका, डिवीजन बसीडियोमाइकोटा का ये जीनस है। ये जीनस है डिवीजन बसीडियोमाइकोटा का, ठीक है। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, मतलब कि ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो होस्ट के बगैर ये जो होते हैं ये रेस्टिंग स्टेज के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो पुक्सीनिया एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है वीट के ऊपर, कॉर्न के ऊपर, बार्ले और राई, ठीक है। तो ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। पुक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई पैरासाइट होता है वीट का। तो अगर हम पुक्सीनिया की बात करें तो ये एक हेट्रोशियस रस्ट है, ये एक हेट्रोशियस रस्ट है। इसका मतलब ये है कि ये दो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है अपनी लाइफ साइकिल के कंप्लीशन के लिए। ये अपने लाइफ साइकिल के कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पुक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, वीट के ऊपर और बार्ले, इसके दो होस्ट होते हैं। तो अगर हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ द पुक्सीनिया, तो लाइफ साइकिल इसका 5 स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम 1 बाय 1 इन तमाम स्टेजेस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टेज हमारे पास जो है वो है यूरिडीनियल स्टेज, ठीक है। यूरिडीनियल स्टेज ये किसके ऊपर गुजारता है, वीट प्लांट के ऊपर। तो यूरिडीनियल स्टेज कब अपेयर होती है, अपेयर होती है मार्च में। तो मार्च में क्या होगा, रेडिश ब्राउन सुराई, सुराई जो होते हैं, सुराई क्या है हमारे पास, रेडिश ब्राउन सुराई। ग्रुप्स ऑफ स्पोर्स को हम कहते हैं सुराई, ग्रुप ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स बहुत ज़्यादा, जहाँ पे स्पोर्स मौजूद होंगे काफ़ी ज़्यादा तादाद में, तो इसको हम कहेंगे वो है हमारे पास सुराई। तो रेडिश ब्राउन कलर के ग्रुप ऑफ स्पोर्स सुराई जो होंगे वो अपेयर होते हैं स्टेम के ऊपर, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे कि ये क्या है, अगर यही सुराई यूरिडीनियल स्टेज में होगी तो इसको हम कहेंगे ये यूरिडोसोराई है, ठीक है ना। यूरिडीनियल स्टेज में अगर रेडिश ब्राउन कलर के स्पोर्स का ग्रुप जो होगा वो स्टेम के ऊपर हमें नजर आएगा तो हम इसको कहेंगे ये यूरिडोसोराई है। तो यूरिडोसोराई के अंदर क्या होते हैं, यूरिडोस्पोर्स, ठीक है। यूरिडोस्पोर्स का ग्रुप जो है उसको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ यूरिडोस्पोर्स आर कॉल्ड एज दी यूरिडोसोराई, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है यूरिडोस्पोर्स की, ग्लोबोज थिक वाल्ड स्पोर है जो कि एक लॉन्ग स्टाक के ऊपर होती है, ठीक है। एक लॉन्ग स्टाक है हमारे पास, उसके ऊपर थिक वाल वाले राउंडेड स्पोर्स जो होंगे उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है हमारे पास यूरिडोस्पोर्स, ठीक है। तो एक लॉन्ग स्टाक होती है जिसके ऊपर यूरिडोस्पोर्स बनते हैं। और उसके अलावा जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं ये लॉन्ग स्टाक के ऊपर बनते हैं। हर जो यूरिडोस्पोर्स होता है उसके पास 2 न्यूक्लियाई होती है, ठीक है, और एक जम पोर होता है। तो क्या क्या होता है यूरिडोस्पोर में, यूरिडोस्पोर के अंदर 1 न्यूक्लियाई होती है, सॉरी 2 न्यूक्लियाई होती है, ठीक है, हर यूरिडोस्पोर में। और एक जम पोर होता है इसकी वाल के अंदर जिसमें से जम ट्यूब निकलती है। तो 1 जम पोर इन इट्स वाल, जिसमें से हमारे पास क्या आता है, हमारे अंदर सॉरी यूरिडोस्पोर के अंदर जम ट्यूब निकलती है इस जम पोर में से, ठीक है। तो जम ट्यूब ही जो है हमें पता है जर्मिनेशन के अमल के दौरान जम ट्यूब इलोंगेट करती है और नया माइसीलियम बना देती है। तो नेक्स्ट तो जम ट्यूब इसमें से निकलती है, ठीक है। तो जम ट्यूब क्या करती है, अब ये देखो, आप देखोगे ये एक यूरिडोस्पोर का हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर एक पॉजिटिव स्ट्रेन का हाइफी है, एक नेगेटिव स्ट्रेन का हाइफी है, और ये जो है वो ये जम पोर में से जम ट्यूब निकली हुई है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये डिस्पर्स्ड होते हैं। और जर्मिनेशन किस तरह होती है स्पोर्स की, किस तरह ये डिस्पर्स्ड होंगे, किस तरह इनकी जर्मिनेशन होगी। तो जो हवा के जरिए ना ये डिस्पर्स्ड होते हैं, डिस्पर्स्ड बाय विंड, और कहाँ पे गिरते हैं, जाके एक हेल्दी प्लांट के ऊपर जाके गिर जाते हैं, ठीक है। डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड फॉल ऑन ए हेल्दी प्लांट। तो उसके बाद क्या होता है कि यूरिडोस्पोर यहाँ पे जर्मिनेट करते हैं, यहाँ पे इनके अंदर जर्मिनेशन होती है, और एक या एक से ज़्यादा जो होगी वो जम ट्यूब डेवलप कर लेगी। मोस्टली केसेस में एक ही जम ट्यूब होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होती है, मोस्टली केसेस में एक ही जम ट्यूब होती है, और रेयर केसेस में क्या होता है कि एक से ज़्यादा भी जम ट्यूब पाई जाएंगी। तो जम ट्यूब जो होती है ये क्या करती है, ये जो जिस लीफ के ऊपर गिरा है ना, जिस हेल्दी प्लांट हेल्दी होस्ट
के ऊपर ये गिरा है उसकी स्टोमेटा तक जंप ट्यूब जो होती है वो उसकी स्टोमेटा की टिप तक, स्टोमेटा हमें पता है लीव्स के अंदर जो छोटी छोटी सी ओपनिंग पाई जाती हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो है स्टोमेटा। तो रीच करते हैं एट द टिप ऑफ द स्टोमेटा ऑफ द होस्ट लीफ, लीफ के स्टोमेटा की टिप तक ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो टिप पर पहुंचने के बाद क्या होता है, जब जम ट्यूब जो होती है वो टिप तक पहुंच जाती है, तो जो टिप होती है ना जम ट्यूब की, जो वो यहाँ पे स्टोमेटा की टिप पे आके जो टिप है जम ट्यूब की अब वो क्या करेगी, वो स्वेल हो जाएगी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टोमेटा बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ तक इसकी टिप तक आ गई है ये जम ट्यूब, ये रेड से कर देती हूँ मैं मार्क जम ट्यूब को। तो ये आ गई जम ट्यूब स्टोमेटा की टिप तक, यहाँ पे आके अब यहाँ से जम ट्यूब ने क्या कर देना है, यहाँ पे कर देना है स्वेल। ठीक है, तो टिप ऑफ द जम ट्यूब स्वेल फॉर्म वेजिकल्स, और एक वेजिकल्स बना देती है जिसको हम कहते हैं एपिसोरियम। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई जो होती है, साइटोप्लाज्म भी माइग्रेट कर जाती है, न्यूक्लियाई भी इसके अंदर माइग्रेट कर देती है। मतलब कि जो एक वो स्वेलिंग वाला पोर्शन बना था ना जम ट्यूब की टिप के ऊपर स्टोमेटा की टिप के साथ, तो वहां पे क्या बनेगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई माइग्रेट कर जाएंगे उस एपिसोरियम के अंदर। अब एपिसोरियम जो होगा वो कट हो जाएगा फ्रॉम दी जम ट्यूब फार्मिंग वेजिकल्स। अब एपिसोरियम जो होगा वो कट आउट हो जाएगा वहां से और एक वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, अब जो वेजिकल होगा वो क्या करेगा, वेजिकल यहाँ से एपिसोरियम किस तरह होता है, एक सेप्टा बन जाता है। आप देखें इस तरह एक टिप के ऊपर एपिसोरियम बन गया, इसके अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म मूव करना शुरू हो गया। अब जब यहाँ पे एक एडिकेट क्वांटिटी में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मूव कर जाएगा तो यहाँ से एक सेप्टा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला एक वेजिकल जो होगा ये अलहदा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वेजिकल प्रोड्यूस्ड ब्रांच्ड सेप्टेट हाइफी इन ऑल डायरेक्शन। अब वो जो वेजिकल वहां पे बन गया था ना कटिंग के बाद, उसने हर डायरेक्शन के अंदर ना हाइफी जो होंगे वो अपने प्रोड्यूस इस तरह कर देने हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि उसने हर डायरेक्शन के अंदर अपने हाइफी प्रोड्यूस कर दिए हैं। फिर उसके बाद एपिसोरियम ने एक फाइन ट्यूब बनानी है, तो हर सेल, अब वो वेजिकल बन गए हैं और हर सेल जो होगा, क्योंकि वो डाइक्रियोटिक था नेचर के अंदर, तो हर सेल ने, हमने देखा था पीछे जो यूरिडोस्पोर था वो डाइक्रियोटिक था नेचर के अंदर। ठीक है, यूरिडोस्पोर की जम ट्यूब मूव की, वो चलेगी कहाँ तक, टिप ऑफ द स्टोमेटा। अब जम ट्यूब जो थी वो टिप से वो थोड़ी स्वेलो हो गई, थोड़ी फूल की वहाँ से, फिर वहाँ उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई ने मूव करना शुरू कर दिया। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई उसके अंदर मूव कर गए हैं तो वहाँ पे क्या हुआ कि पीछे से वो सेप्टा की मदद से काट लिया गया है। अब वो टिप के ऊपर, स्टोमेटा की टिप के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जो एपिसोरियम की टिप के कटने से बना था। अब वो वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर ने माइसीलियम प्रोड्यूस कर दिया है ऑल डायरेक्शन के अंदर, ऑल डायरेक्शन के अंदर हाइफी प्रोड्यूस कर दिए, क्योंकि हमें पता था कि वो पहले ही जो जम ट्यूब थी, जो जम ट्यूब के अंदर जो वो था यूरिडोस्पोर था जम ट्यूब वाला, वो क्या था, वो डाइक्रोटिक था नेचर के अंदर, तो जो उससे हाइफी बनेगा वो भी क्या होगा, डाइक्रोटिक नेचर होगा। तो हर सेल जो हाइफी का है उसके पास 2 न्यूक्लियाई होंगी, तो ये फिर क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा डाइक्रोटिक यूरिडोस्पोर के अंदर अंडर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। तो हर जो सेल होगा वो हाइफी का वो क्या है, वो डाइक्रियोटिक है नेचर के अंदर। तो दीज हाइफी डेवलप हस्टोरिया। अब जो ये हाइफी है ना, जो डाइक्रोटिक हाइफी, ये डेवलप क्या कर लेते हैं, ये डेवलप कर लेते हैं हस्टोरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट सेल। तो चेंजेस, तो एपिडर्मिस, लीफ के एपिडर्मिस के अंदर जो डाइक्रोटिक यूरिडोस्पोर है ना, वो क्या करते हैं, हाइफी के जो सेल्स है ना, हाइफी के सेल्स, अब हस्टोरिया के लिए अब्जॉर्प्शन वगैरह एडिकेट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लिया। अब हाइफी के जो सेल्स होंगे ना, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने चेंज हो जाना है इनटू डाइक्रियोटिक यूरिडोस्पोर। मतलब कि आप देख सकते हैं, अब ये है सेप्टेट हाइफी है इस तरह, 1 सेप्टा 2 सेप्टा, हर सेप्टा के अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियाई, डाइक्रोटिक कंडीशन है। अब क्या होगा, अब हाइफी के जो हर सेल है उसने डीटैच हो जाना है, इसने भी, तो 3 हमारे पास क्या आ रही है, डाइक्रोटिक यूरिडोस्पोर अंडर द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। अब एपिडर्मिस के अंदर जब इतने ज़्यादा यूरिडोस्पोर बन जाने हैं तो एपिडर्मिस की वाल के ऊपर इसने प्रेशर डेवलप करना है, एपिडर्मिस ने रप्चर कर देना है और क्या बना देना है, एक पस्ट्यूल्स बना देने हैं और ट्रांसफर वहाँ, और ट्रांसफर जो ये यूरिडोस्पोर बने थे वो ट्रांसफर हो जाने हैं विंड की मदद से। दूसरी स्टेज है हमारे पास टीरियल स्टेज। तो मार्च में या अप्रैल में, ये दोनों कौन से सीजन होते हैं, मार्च और अप्रैल के, ये दोनों होते हैं ग्रोइंग सीजन्स, ग्रोइंग
तो मार्च और अप्रैल में क्या होता है कि कलर जो होता है ना वो जीरोस्पोर का ये डार्क ब्राउनिश से डार्क रेडिश होता है या फिर रस्टी कलर हो जाता है, ठीक है। तो डार्क ब्राउनिश से डार्क रेडिश जब कलर हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास अब क्या है, ये हमारे पास टिल्यूटोस्पोर। टिल्यूटोस्पोर के अंदर क्या होता है कि टिल्यूटोस्पोर के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं ना टिल्यूटोस्पोर के, ग्रुप्स ऑफ द टिल्यूटोस्पोर्स आर कॉल्ड एज द टिल्यूटोसोराई। तो ये जो स्पोर्स होते हैं इनके अंदर दो न्यूक्लियाई, इनके अंदर भी दो न्यूक्लियाई हैं। हमें पता है यहाँ से डाइकैरियोटिक जो थे यूरिडोस्पोर थे, तो यूरिडोस्पोर जो होते हैं वो बाद में वही चेंज हुए हैं इसके अंदर टिल्यूटोस्पोर के अंदर। तो ये भी क्या होंगे, ये भी होंगे डाइकैरियोटिक इन नेचर, मतलब इनके अंदर भी दो न्यूक्लियाई होंगी। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो टिल्यूटोस्पोर है वो कैसे होते हैं। ये ओवल होते हैं शेप के अंदर, ठीक है। टेपरिंग एंड नुकीले इनके एंड्स होते हैं इस तरह, ठीक है। और कंस्ट्रिक्शन इन दी मिडल, उनकी मिडल के अंदर भी कंस्ट्रिक्शन इस तरह पाई जाएगी, ठीक है। दरमियान में से कंस्ट्रिक्ट होंगे, अंदर की तरफ होंगे, ठीक है। तो जो ये टिल्यूटोस्पोर होते हैं ना, आप इधर देख सकते हैं कंस्ट्रिक्शन है, ऊपर से जो है वो टेपरिंग एंड, ठीक है। तो जो टिल्यूटोस्पोर्स होते हैं ये इमीडिएटली ग्रो नहीं करते, डू नॉट ग्रो इमीडिएटली। ये क्रॉप ये क्या करते हैं, दी वीट क्रॉप जब हार्वेस्टेड की जाती है ना, ये सॉइल के अंदर गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब डॉर्मेंट रहेंगे और हॉट और विंटर सीजन को यहीं पे ही गुजारेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आएगा ना सीजन, अगला जो स्प्रिंग आएगा, मतलब कि अब स्प्रिंग गुजर चुका था, अब आ गया था सीरियल स्टेज में। अब हम देखते हैं कि सीरियल स्टेज में क्या होगा। तो अब हम देखते हैं कि सीरियल स्टेज में क्या होगा। टिल्यूटोस्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे, टोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन के अंदर, ठीक है ना। स्पोर्स जर्मिनेट, अच्छा इनके अंदर हो जाएगी जर्मिनेशन। तो फिर क्या होगा, जब टिल्यूटोस्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे तो ये एक ट्यूब डेवलप करेंगे जिसको हम कहते हैं जर्म ट्यूब और प्रोमाइसीलियम और एपीबसीडियम। ये जर्मिनेट किए हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या डेवलप किया है, इन्होंने डेवलप की है जर्मिनेशन के बाद जर्म ट्यूब, ठीक है। इस जर्म ट्यूब को क्या कहते हैं, प्रोमाइसीलियम और एपीबसीडियम। जर्म ट्यूब क्या कहलाती है, प्रोमाइसीलियम और एपीबसीडियम। तो प्रोमाइसीलियम और एपीबसीडियम जो होते हैं, जो दो न्यूक्लियाई होते हैं, इनके फ्यूज कर जाते हैं और यहाँ पे अब बन जाती है डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। हमने पहले भी बात की थी कि इनके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर टिल्यूटोस्पोर्स के अंदर। तो टिल्यूटोस्पोर जो होता है डाइक्रोटिक होता है नेचर के अंदर। तो अब हम बात कर रहे हैं कि टिल्यूटोस्पोर जर्मिनेट कर गया, जर्म ट्यूब निकल आई, इसको जर्म ट्यूब को हम कहेंगे प्रोमाइसीलियम और एपीबसीडियम। अब इस जर्म ट्यूब के अंदर ऑब्वियसली दो न्यूक्लियाई थे, दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। अब ये दोनों न्यूक्लियाई क्या कर गए हैं, ये कर गए हैं फ्यूज, फ्यूजन हो गई है इनकी। फ्यूजन के बाद ये अब क्या बन गया है, डिप्लॉयड केस, डिप्लॉयड केस। तो 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस। अब इसके अंदर क्या हुई है, रिडक्शन डिवीजन हुई है जिसको हम कहते हैं मियोसिस। जब मियोसिस हुई है तो क्या बन गए हैं, 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गए, जो साइटोप्लाज्म है ना न्यूक्लियाई से माइग्रेट कर जाते हैं प्रोमाइसीलियम के अंदर। तो पहले ही हमारी बात हुई थी कि यहाँ पे क्या बनी हुई है, जर्म ट्यूब, ठीक है, इससे निकली थी, जर्म ट्यूब से निकल आया था प्रोमाइसीलियम, जिसको प्रो का मतलब होता है स्टार्टिंग वाला स्टेज, तो माइसीलियम की स्टार्टिंग स्टेज थी। अब ये चारों न्यूक्लियाई इस माइसीलियम के अंदर मूव कर जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये चारों इसके अंदर जो थे वो मूव कर गए हैं। तो अब इनके अंदर बन गया है सेप्टा, क्योंकि सेप्टेट होते हैं ना, ये सेप्टा बन जाता है इनके अंदर। तो हर जो माइसीलियम है वो सेप्टा के अंदर, सॉरी हर न्यूक्लियाई वो एक सेप्टा के अंदर आ गया। ये एक सेप्टा, 2, ये 3, ये 4 सेप्टा, ठीक है। तो हर जो न्यूक्लियस था वो सेप्टा के अंदर आ गया है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, हर जो सेल है ना वो अपनी एक स्टाक बना लेगा, एक स्ट्रिग्मा बना लेगा। तो ईच सेल फॉर्म इट्स ऑन स्ट्रिग्मा। तो स्ट्रिग्मा की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, जिसको हम कहते हैं कि ये स्टाक होती है ये। तो हर सेल अपनी एक स्टाक डेवलप कर लेगा,
एज यू कैन सी है। तो हर सेल अपनी स्टाक डिवाइड कर देगा। तो बेसिडियोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड ऑन यूनिसेल। तो जो ये स्पोर्स होंगे ये बेसिडियोस्पोर के, ये हर जो न्यूक्लियाई वाले सेप्टेट न्यूक्लियाई सेल थे वो क्या कर जाएंगे, वो अलहदा हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर, और एक यूनिसेलुलर स्टाक्ड स्ट्रिगमेटेड बेसिडियोस्पोर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ये स्ट्रिग्मा है जो नीचे डेवलप कर ली थी इसने प्रोमाइसीलियम ने। ये एक न्यूक्लियाई, 2, 3, 4, यही सेल मैंने इधर लिखे हैं अलहदा अलहदा करके। ठीक है, तो ये 2, ये हर एक का स्ट्रिग्मा है, हर एक की स्टाक है जो प्रोमाइसीलियम ने डेवलप की थी। तो अब क्या करेंगे कि ये बन गए, ये ईच इज कॉल्ड एज दी बेसिडियोस्पोर। तो ये 4 हमारे पास आ गए हैं बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो 4 बेसिडियोस्पोर्स आ गए हैं। बेसिडियोस्पोर्स जो है ना ये अनेबल है कि ये इन्फेक्ट कभी नहीं करेंगे वीट के प्लांट को। तो ये इन्फेक्ट किसको करेंगे, एक अल्टरनेटिव होस्ट जिसको कहते हैं बारबरिस वुल्गैरिस। तो ये वीट को नहीं अफेक्ट करते, ये एक अल्टरनेटिव होस्ट को अफेक्ट करते हैं जिसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बारबरिस जिसको बारबरी का भी प्लांट कहते हैं। ठीक है, वुल्गैरिस के उसको अफेक्ट करता है, उसको अटैक करता है। ठीक है, तो अब बेसिडियोस्पोर की भी आगे जर्मिनेशन होनी है। नेक्स्ट इज द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर ने किस तरह जर्मिनेट करना है, तो जब स्पोर्स जो होते हैं ये लीफ की सरफ, बारबरी के लीफ के ऊपर ये बेसिडियोस्पोर आगे गिरेंगे ऑन द लीफ ऑफ बारबरी प्लांट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक जम ट्यूब दोबारा बनाएंगे। ठीक है ना, ये जाएंगे अंडर जर्मिनेशन के प्रोसेस के अंदर ये जाएंगे और डेवलप करेंगे एक जर्म ट्यूब। ठीक है, तो एक जर्म ट्यूब ये डेवलप करेंगे और ये ट्यूब क्या करेगी, ये जो लीफ के एपिडर्मल सेल्स हैं उनके अंदर मूव कर जाएगी। तो दिस जर्म ट्यूब एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीफ ऑफ द बारबरी प्लांट, तो इसके अंदर ये इंटर कर जाएगी एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीव्स ऑफ द बारबरी प्लांट के एपिडर्मल सेल्स के अंदर। ठीक है, लीफ के एपिडर्मल सेल के अंदर, तो यहाँ पे मूव कर जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा कि हाइफी ग्रो इन ईच डायरेक्शन। तो हर डायरेक्शन के अंदर ना हाइफी ग्रो करेगा और एपिडर्मस से कहाँ पे चला जाएगा, मीजोफिल सेल्स के अंदर चले जाएगा। ठीक है ना, तो जो ये जर्म ट्यूब है पहले एपिडर्मस में जाएगी, एपिडर्मस से फिर कहाँ पे जा रही है, ये जाएगी मीजोफिल सेल के अंदर। तो यहाँ से ही चलेगी मीजोफिल सेल के अंदर। ठीक है, अब मीजोफिल सेल के अंदर भी ये चलेगी। ये तो हाइफी जो होते हैं ये इंट्रासेलर होते हैं, तो यहाँ पे मीजोफिल सेल के अंदर जाके ये क्या करेगी, ये डेवलप करेगी हस्टोरिया, और सेल के अंदर पेनिट्रेट हिस्टोरिया करके वहाँ से फूड वगैरह को और न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व करेगी। तो नेक्स्ट क्या होगा कि अब जो बेसिडियोस्पोर की जो माइसीलियम है ये है मोनोकैरियोटिक, क्योंकि ये मियोसिस से बने थे। ठीक है ना, बेसिडियोस्पोर, तो इससे जो माइसीलियम आगे बनी है, जो हिस्टोरिया जिसने डेवलप कर लिया, अब्जॉर्प्शन कर रहा है, ये सारा कुछ क्या है, ये है हमारे पास इज मोनोकैरियोटिक इन नेचर। ये मोनोकैरियोटिक है नेचर के अंदर। अब ये मोनोकैरियोटिक है नेचर के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा कि ये छोटी सी नोट डेवलप करेगा अपर एपिडर्मस के नीचे। तो डेवलप ए स्मॉल नोट, एक स्मॉल गिरा सी डेवलप करेगा बिलो अपर एपिडर्मस। तो बिलो अपर एपिडर्मस के नीचे ये जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है। ठीक है, तो फिर वहाँ से क्या करेगा, दी सेल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लास्क शेप कैविटीज। तो ये वाली जो सेल्स हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगी इसके अंदर जो मोनोकैरियोटिक सेप्टेट, क्योंकि सेप्टा थे, तो सेप्टा का मतलब क्या है कि हर न्यूक्लियाई जो होगा, एक न्यूक्लियाई एक सेप्टा के अंदर है। ठीक है, इस तरह की स्टेट यहाँ पे होगी। जो स्पर्मेटिया होता है ना, ये क्या होता है, एक फ्लास्क शेप कैविटी होती है। ये वही सेल हैं जो पीछे मोनोकैरियोटिक थे और इसके अंदर चेंज हो गए हैं स्पर्मेटियम के अंदर। ठीक है, तो ये एक फ्लास्क शेप कैविटी होती है। तो ये बाहर की तरफ ओपन होते हैं बाय स्मॉल अपर्चर के जरिए बाहर की तरफ ओपन होंगे, जिसको हम कहते हैं ओस्टियोल। ठीक है, तो जो स्पर्मेटिया है फिर बाद में क्या करेगा, ये इस ओस्टियोल से बाहर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये स्पर्मेटिया रिलीज्ड बाय ओस्टियोल। ठीक है, और फिर बाद में डिस्पर्स्ड बाय विंड, देन दिस स्पर्मेटिया इज डिस्पर्स्ड बाय विंड। विंड के जरिए ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। तो एशियल स्टेट अब आती है आगे, एशियल
स्टेज, इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो रिसेप्टिव हाइफी होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है स्पर्मेटिया का, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिया, स्पर्मेटिया का जो न्यूक्लियस होगा ये डिवाइड करता है, अंडरगो डिवीजन, डिवीजन के अंदर जाता है बहुत सीवरल टाइम्स, और डाटर न्यूक्लियाई माइग्रेट कर जाती हैं दूसरी न्यूक्लियाई की तरफ एज द स्पोर। जब भी स्पोर मैच्योर होते हैं तो फिर क्या होता है, स्पोर मैच्योर होने के बाद जब भी स्पोर मैच्योर होते हैं तो वाल जो होती है पेरिमीडियम की रप्चर कर जाती है और कप शेप स्ट्रक्चर एसिडियम बन जाता है। तो जब भी स्पोर मैच्योर कर जाते हैं इसके अंदर तो वाल जो होती है वो फिर रप्चर हो जाती है और एसिडियम कप शेप स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये है एसिडियम। तो स्पोर्स जो होते हैं, जर्मिनेशन किस तरह होती है एसिडियोस्पोर्स की, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ, इस एसिडियम के अंदर अब एसिडियम स्पोर पाए जाएंगे तो जर्मिनेशन किस तरह होगी अब एशियोस्पोर्स की। तो एशियोस्पोर्स ये बारबरी प्लांट को डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे। ये अब जो एशियोस्पोर हैं ये किसको अफेक्ट करेंगे, ये बारबरी प्लांट के ऊपर इतनी मर्जी देर पाए जाएं ये अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये किसको फिर अफेक्ट करेंगे, ये अफेक्ट करेंगे वीट प्लांट को। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।